हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनोज कुशवाहा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज अपन स्टडी करेंगे बीम। तो स्टार्ट करते हैं। बीम बच्चों, बीम होता क्या है? व्हाट इज बीम? अगर मैं बोलूँ डिफाइन बीम, सो बीम को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर whose one dimension is large compared to other dimension. मीन्स अगर सपोज जैसे एक मैंने ये बीम बना ली। अब देखिए यहाँ पर इसका जो ये लेंथ है, इसके थिकनेस के कंपेयर में, अगर मैं थिकनेस के कंपेयर में बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज है। सो एक डायमेंशन, बीम का कोई एक डायमेंशन बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए कंपेयर टू इट्स अदर डायमेंशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बीम। मीन्स अगर ये थिकनेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, अगर सपोज थिकनेस बहुत ज़्यादा हम बढ़ा दें, वेरी लार्ज कर दें कंपेयर टू इस लेंथ, तो क्या होगा? ये लेंथ की थिकनेस इतनी रहेगी और ये थिकनेस को मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आप इसको लेंथ कंसिडर करोगे, थिकनेस को लेंथ बोलोगे और लेंथ को थिकनेस बोलोगे। सो फिर बीम को कैसे कंसिडर करोगे? बीम को आप ऐसे हॉरिजॉन्टली रख के इस तरह से कंसिडर करोगे, फिर आप इस तरह से बीम को रखोगे, ऐसे इस तरह से बीम कंसिडर करोगे, ऐसे बोलोगे कि अभी बीम है जिसकी थिकनेस एल के बराबर है और जिसकी लेंथ थिकनेस के बराबर है। मतलब कोई भी एक डायमेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज रहना चाहिए कंपेयर टू अदर डायमेंशन, देन दिस इज कॉल्ड अ बीम। इस तरह से बीम को हम डिफाइन करते हैं। अब देख लेते हैं बीम कितने टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ बीम्स। तो टाइप्स ऑफ बीम्स देखते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ बीम्स, तो सबसे फर्स्ट इसमें होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। कौन सी? सिंपली सपोर्टेड बीम। सबसे फर्स्ट है इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम किसको बोलते हैं बच्चों? जो बीम आपकी इस तरह से, जो बीम है आपकी वो फ्रीली रेस्ट कर रही हो दो सपोर्ट्स के ऊपर, तब इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। जब बीम जो आपकी है वो फ्रीली रेस्ट कर रही हो ऑन टू सपोर्ट्स, दो सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट कर रही हो, वो जो सपोर्ट्स हैं वो दोनों एंड में लगने चाहिए। क्लियर? जो दो सपोर्ट्स लग रहे हैं वो दोनों एंड में लगने चाहिए बीम के, तब हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। लोड भी इसमें लग सकता है ना, लोड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लोड इसमें टाइप्स ऑफ लोड आप इसके लगा सकते हैं। बीम में बेसिकली सिंपली सपोर्टेड बीम में लोड तो लगेगा, बीम बनाते इसलिए ताकि उसमें लोड बेयर कर पाए, लेकिन सिंपली सपोर्टेड कब बोलेंगे? व्हेन बीम आर फ्रीली रेस्ट ऑन एंड सपोर्ट, दो एंड पे सपोर्ट मिल रहा है उसको, जो फ्रीली रेस्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर? आप अपनी लैंग्वेज में भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप समझ में आ रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है? सेकंड इसमें देखेंगे कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, अच्छा बच्चों, कैंटिलीवर बीम किसको बोलते हैं? कैंटिलीवर बीम बच्चे देखिए उसको बोलते हैं व्हेन बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड से क्या हो? फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। देखिए एक साइड से बीम क्या फिक्स्ड है, यहाँ से वॉल माउंटेड है, फिक्स्ड है, और यहाँ से क्या फ्री है, मैंने कोई भी सपोर्ट यहाँ से नहीं दिया, फ्रीली क्या कर रही है? हैंग कर रही है। इस टाइप की बीम को हम क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर बीम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी होती है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम। अब बच्चों ओवर हैंगिंग बीम किसको बोलते हैं? ओवर हैंगिंग बीम बच्चों जिसमें बीम का कुछ पार्ट हैंग कर रहा हो उसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। अब वो एक साइड से भी हैंग कर सकता है और दोनों साइड से भी हैंग कर सकता है। मींस सपोज ये देखिए एक बीम मैंने ये बनाई, ये बीम मैंने बनाई और इसको मैंने ये इस साइड से एक सपोर्ट दे दिया, ये एक साइड से एक सपोर्ट दे दिया। तो देखिए ये बीम है, इसके दो सपोर्ट लग रहे हैं, इतना पार्ट इसका हैंग कर रहा है, इतना पार्ट इसका हैंग कर रहा है, फ्रीली हैंगिंग। इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम।
अब ये बीम इस तरह से भी हो सकती है, अगर मैं बात करूं तो ये बीम जो है आपकी ये इस तरह से भी हो सकती है कि सपोर्ट को मैंने अंदर कर दिया, दोनों साइड से हैंग कर रही है, ये देखिए ये दोनों साइड से हैंग कर रही है, इधर से भी हैंग कर रही है, इधर से भी हैंग कर रही है, सपोर्ट को मैंने बीच में रख दिया। हाँ, दोनों एक साइड से भी हैंग कर सकती है, दोनों साइड से भी हैंग कर सकती है। इस टाइप की बीम को हम क्या बोलते हैं? ओवरहैंगिंग बीम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी कंटिन्यूअस बीम। अच्छा, कंटिन्यूअस बीम कौन सी होती है बच्चों? कंटिन्यूअस बीम वो बीम होती है जिसमें जो सपोर्ट है वो मोर देन 2 सपोर्ट्स लग रहे हो बीम में। जैसे सपोज आपकी बीम है, इसमें मोर देन 2 सपोर्ट्स आपके लगते हैं जब बीम को, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। इस टाइप की बीम कंटिन्यूअस बीम कहलाती है जिसमें सपोर्ट्स जो है वो मोर देन 2 होते हैं। अब इसमें ये ओवरहैंग भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस बीम है तो जो लोड है वो बीम के एंड्स पे ही लग रहे होंगे। सब मोर देन 2 लोड जब भी रहेंगे, मोर देन 2 सपोर्ट्स जब भी रहेंगे बीम में, तो हम उसको कंटिन्यूअस बीम काउंट करेंगे। क्लियर? अब ये जो बीम है कंटिन्यूअस बीम ओवरहैंग भी हो सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बीम है, सपोज ये जो बीम है ये, इसमें 2 से ज्यादा सपोर्ट तो मैंने लगाए हैं लेकिन ये फ्री कर दिया है, ऐसे ओवरहैंग कंटिन्यूअस बीम है ना। तो ओवरहैंग भी है और कंटिन्यूअस भी है, मोर देन 2 सपोर्ट्स है। तो टाइप्स ऑफ बीम क्लियर हुआ। इतने टाइप्स की बीम होती है, इसका डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज डेफिनेशन लिख सकते हैं, आपको समझ में आएंगे बीम्स। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। टाइप्स ऑफ लोड्स, बीम में जो लोड लगते हैं इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे फर्स्ट है इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लोड। कॉन्सेंट्रेटेड लोड किसको बोलते हैं बच्चों? द लोड एक्ट एट अ पॉइंट। जो लोड एक पॉइंट पे एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड, या पॉइंट लोड भी उसको बोलते हैं। सपोज ये मैंने बीम बनाई है, ये मैंने बीम बनाई, ये सिंपली सपोर्टेड बीम सपोज मैं बना रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर सपोज किसी पॉइंट पे अगर मैं लोड लगाता हूँ F, तो इस टाइप के लोड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। इसको और क्या भी बोलते हैं? इसको पॉइंट लोड भी बोलते हैं। पॉइंट लोड भी दर्शाते हैं जो किसी पॉइंट पे लग रहा हो। इस टाइप के लोड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। ये इंक्लाइंड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सीधा ही लगे। इंक्लाइंड लोड किसी पॉइंट पे लगना चाहिए, बस उस लोड को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। क्लियर? नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूडीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। द लोड विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। मींस ये बीम है, सपोज ये बीम मैंने बनाई, ये बीम मैंने बनाई। इस बीम में सपोज देखिए इस टाइप से इस लोड को अपन दर्शाते हैं, इस टाइप से, इस तरह से दर्शाते हैं, या कई बार इसको इस तरह से भी शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे इसकी यूनिट भी आपको दी रहेगी, तो ये दी रहेगी सपोज किलो न्यूटन, मैग्नीट्यूड दिया रहेगा किलो न्यूटन पर मीटर में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उतने न्यूटन का लोड, सपोज यहाँ पर अपन ले लेते हैं 5 किलो न्यूटन पर मीटर। सो 5 किलो न्यूटन का जो लोड है वो पर मीटर पे लग रहा है, पर यूनिट लेंथ पे उतना यूनिफॉर्मली लोड लग रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब पर यूनिट, जैसे मतलब ये फोर्स पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे लग रहा है। अब ये कुछ लेंथ पे लग रहा है, सपोज ये लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ एक्स लेंथ पे, एक्स इसकी यूनिट ले लेता हूँ मैं मीटर, एक्स मीटर, एक्स लेंथ है मीटर। सो 5 किलो न्यूटन का जो लोड है, मतलब 5
किलो न्यूटन के जो पॉइंट लोड है वो x मीटर लेंथ पर यूनिफॉर्मली लग रहे हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर? सो इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अपन पॉइंट लोड, देखिए पॉइंट लोड को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। पॉइंट लोड जब भी आप अभी अपन इसका मोमेंट जब निकालते हैं फोर्स का, तो आपको पता है पॉइंट लोड का निकालना बहुत आसान होता है। तो अगर मैं इसको पॉइंट लोड पे कन्वर्ट कर दूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा सेम मोमेंट निकालने का तरीका। क्लियर? तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि इसको पॉइंट लोड पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसको पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इस 5 को इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 5 क्या है, ये 5 किलो न्यूटन का लोड है जो कि पर यूनिट लेंथ पे लग रहा है। तो जितनी लेंथ पे लग रहा है उससे मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका, उस लोड का। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया है ना। जितनी लेंथ पे लग रहा है, पर मीटर लेंथ पे लग रहा है ना, तो मैं x मीटर जितनी भी लेंथ है, इस x को, ये x मीटर जो लेंथ है, x मीटर जो लेंथ है ना, x लेंथ में लिख देता हूँ, मीटर इसकी यूनिट है, सपोज मीटर इसकी यूनिट है, ठीक है ना। तो x लेंथ पे लग रहा है, तो 5 इंटू एक्स, ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया इस फोर्स का। तो इस चीज को अब मैं इस तरह से भी, देखिए इस तरह से भी दिखा सकता हूँ। इसी बीम पे, इसी बीम में अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो ये 5, इसको मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ 5x। क्लियर? अब इसकी यूनिट कितनी हो गई, किलो न्यूटन, क्योंकि इसमें कन्वर्ट हो गया है पॉइंट लोड में। 5 इंटू मैंने पर मीटर लेंथ, पर मीटर पे लग रहा था ना 5 किलो न्यूटन का लोड, तो जितने मीटर की लेंथ पे लग रहा था उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको। तो अब ये एक पॉइंट लोड बन गया। अब ये पॉइंट लोड लेकिन लगेगा कहाँ, ये चीज समझना बहुत मुश्किल है। तो देखिए ये पॉइंट लोड हमेशा जो भी लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके सेंटर पे लगेगा। मतलब यहाँ से अगर ये डिस्टेंस, सपोज ये यहाँ से ये इनके बीच की लेंथ सपोज L है, क्लियर? तो ये x के सेंटर पे लगेगा, मतलब यहाँ पर ये L/2 पे, ये L/2 पर, ठीक है ना। ये बीम के सेंटर पे नहीं लगेगा, इस मीटर लेंथ की x के सेंटर पे लगेगा। मतलब अगर मैं आपको अच्छे से डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ से इसकी लेंथ कितनी होगी, ये सपोज x, आप यहाँ से ऐसे देखिए, इसको अपन L नहीं लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो आप बीम के बीच में लगा देंगे, है ना। बीम के बीच में नहीं लगना है, लगाना है मतलब अपन को लगाना है ये जो x लेंथ है। मतलब यहाँ से सपोज मैं लेंथ ले लेता हूँ सपोज L1, क्लियर, और यहाँ से ये लेंथ ले लेता हूँ सपोज L2। तो ये जो 5 किलो न्यूटन का जो लोड लगेगा, यहाँ से ये L1 तो रहेगा ही रहेगा, ये x जो था, ये x इसके सेंटर पे लगेगा, इसके सेंटर पे। मतलब यहाँ से तक की लेंथ कितनी होगी, x/2, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, x/2, और ये तो अपनी लेंथ रहेगी L2। मतलब ये जो x लेंथ थी, इस x के सेंटर, इस लेंथ के सेंटर पे ये लोड एक्ट करेगा, कितने न्यूटन का, 5x। तो अभी पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से हम यूडीएल को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड को, एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके और फिर आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं इजीली, क्योंकि पॉइंट लोड बन गया है, इजीली इसका मूवमेंट निकाल सकते हैं, फोर्स। अब ये लेकिन इसको फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं ये मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने डिस्टेंस का तो ये मूवमेंट बन गया। अपन ने डिस्टेंस का मल्टीप्लाई इसलिए किया है इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन है ये क्या, अभी एक फोर्स ही है। अगर किसी के अबाउट मूवमेंट निकालना है तो डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो अपन ने यू डी एल को सॉल्व किया है, इसका मैग्नीट्यूड निकला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसको मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट है बच्चों आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूवीएल भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कैसा लगता है बच्चों, देखिए सपोज ये बीम है, इसमें मैंने सपोर्ट लगा दिया, तो कुछ इस प्रकार से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो है आपका वेरी करता है।
सपोज कि ये जो यूनिट होती है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, जैसे यूडीएल में डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर लोड लगा रहा था पर यूनिट लेंथ तक, मींस जो भी उसकी लेंथ है पर यूनिट लेंथ पे वो जो डब्ल्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में हर पॉइंट पे जो लोड की जो वैल्यू थी हर पॉइंट पे वो सेम थी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहाँ पर क्या है, ये W जो लोड है पर यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड तो है जैसे यूनिफॉर्मली में डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन हर पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो लोड की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, ग्रेजुअली वेरी कर रहा है 0 से लेकर मैक्सिमम तक। तो इस टाइप के लोड को हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं। और इस टाइप का लोड जब भी आपको देखने को मिलेगा हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म में देखने को मिलेगा, हमेशा इस तरह से फॉर्म करेगा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म में, या तो ये इस प्रकार से होगा आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, या तो ये देखिए ये बीम आपकी, या तो लोड जो है आपका वो इस तरह से होगा, इस साइड मैक्सिमम होगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, इस तरह से स्टार्ट होगा 0 से लेके मैक्सिमम तक। क्लियर, ये होगा डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में होगा। सो इसको भी सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बता दूं तो आप इजीली इसका मूवमेंट इजीली निकाल सकते हो। क्लियर, तो इसका भी अगर आपको जैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, देखिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में होगा, मैंने आपको बताया। इसको ट्राइंगल लोड भी बोलते हैं, इसलिए ट्राइंगुलर लोड भी बोलते हैं, ट्राइंगुलर लोड भी बोलते हैं। क्लियर, तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म में मिलेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हाफ इनटू जो भी इसका बेस है लेंथ इनटू ये मैक्सिमम लोड जो है आपका यहाँ पर W, ठीक है ना, यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ये जो निकलेगा आपका हाफ WL। ये जो मैग्नीट्यूड निकला है ये जो फोर्स का, ये फोर्स आपका या लोड में बोलूं तो ये जो लोड है, इसको मैं लोड लिख देता हूँ, ये जो लोड का मैग्नीट्यूड आपका निकला है ये मैग्नीट्यूड हमेशा इसके सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा। अच्छा बच्चों, इसका सेंट्रॉइड कहाँ एक्ट करता है, इसका सेंट्रॉइड हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड में बता दूं आपको, हमेशा देखिए यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस रहती है, ये डिस्टेंस ये हमेशा कितनी रहती है, b/3, b मतलब बेस, यहाँ पर बेस कितना अपना l, तो ये हमेशा रहेगी l/3, और यहाँ से अगर मैं इसकी डिस्टेंस बोलूँ तो कितनी रहेगी 2l/3, 2b/3 रहती है, बेस जो भी इसका बेस रहता है उसका 2b/3, यहाँ पर l है 2l/3, x आएगा तो x/3। क्लियर, मतलब यहाँ से जो लेंथ है वो l/3, यहाँ से अगर सपोज ये इस तरह से रखा था, अभी मैंने इस तरह से रखा हुआ था, तब इसकी यहाँ से लेंथ कितनी रहेगी l/3, है ना, ये टोटल सपोज l है, ये l है टोटल, और यहाँ से यहाँ तक कितनी रहेगी 2l/3, है ना, मतलब यहाँ से 2l/3, यहाँ से l/3। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पे हमेशा इसका जो लोड है, ये लोड जो है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है हाफ WL, ये एक्ट करेगा। क्लियर, मतलब इस बीम को अगर मैं बना के आपको दिखाना चाहूँ तो इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से आप बीम बनाएंगे, इस तरह से बीम आप बनाएंगे, जो बीम रहेगी आपकी, इस बीम में सपोज इसकी लेंथ की जो भी लेंथ है इसकी, यहाँ पर आपको लेंथ की वैल्यू दी रहेगी, एल के फॉर्म में बता रहा हूँ, तो जो भी लेंथ है तो लेंथ में यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा आपका, सपोज ये ऐसा दिया हुआ, इस टाइप का दिया हुआ है ना, इस टाइप का दिया रहेगा तो यहाँ से l/3, इस टाइप का अगर लोड दिया हुआ है तो यहाँ से l/3 पे ये आपका लोड एक्ट करेगा, यहाँ से 2l/3 रहेगी डिस्टेंस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा यहाँ से हाफ WL। मतलब ये अब फोर्स की वैल्यू हो गई, मतलब मोमेंट अगर आपको निकालना है, अब अगर मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो लोड कितना लेंगे आप हाफ WL, ये फोर्स हो गया, फिर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर उसके बाद मूवमेंट ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस, इसके बाद मूवमेंट ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस। क्लियर, लेकिन ये चीज याद रखनी है राइट एंगल ट्राइंगल किस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, अगर इस फॉर्म में मैंने डिस्टेंस दिया, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे आप तो मैं यहाँ पर लोड लगाऊंगा, ये l/3 लूंगा, यहाँ 2l/3 लूंगा। क्लियर हो ना, तो इस तरह से हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं UVL को। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपका आता है सिंपल सपोर्ट।
अच्छा सिंपल सपोर्ट किसको बोलते हैं? सपोज ये बीम है, इस बीम में मैं क्या करूं, सिंपल एक वर्टिकल सपोर्ट दे दूं, सिंपल एक वर्टिकल सपोर्ट दे दूं इस बीम में। जिस टाइप ऑफ सपोर्ट को क्या बोलते हैं? सिंपल सपोर्ट। इसमें रिएक्शन की बात करूंगा तो हमेशा रिएक्शन कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसा मैंने सपोर्ट दिया है हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा समझिए, हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में इसका सिंपल सपोर्ट का जो रिएक्शन है हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, उसको बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। सेकंड है आपका हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट की अपन बात कर चुके हैं, हिंज जॉइंट, हिंज पिन जॉइंट की जो बात की थी उसी प्रकार का होता है। ऐसे पिन मतलब क्या होता है? किसी पेपर को क्या कर देना? पिंड कर देना। सपोज मैंने पेपर को एक पिन लिया और पेपर को इस तरह से पिंड कर दिया, तो ये पेपर जो है वो अपनी जगह से इस तरह से एवल्यूट करेगा, जैसे पेंडुलम होता है, उस टाइप के जॉइंट को हम पिन जॉइंट बोलते हैं, जो क्या करता है अपनी जगह पे इस तरह से एवल्यूट कर सकता है। तो हिंज सपोर्ट जो है उसको शो कैसे करते हैं? हमेशा हिंज जॉइंट का जो शो बीम में आप देखेंगे तो उसको किस तरह से शो करते हैं? देखिए इस तरह से इसका, ये इस तरह से इसका डायग्राम बना हुआ होता है, इस तरह से। इसका मतलब होता है हिंज सपोर्ट। हिंज का मतलब ये होता है कि अपने जिस पॉइंट पे भी लग रहा है अपने उस पॉइंट से ये क्या हो सकता है? टिल्ट हो सकता है, इस तरह से टिल्ट हो सकता है। तो जब भी ये टिल्ट होगा, इधर भी टिल्ट हो सकता है, इधर भी टिल्ट हो सकता है, या तो इधर होगा यहाँ टिल्ट होगा। तो जब भी ये टिल्ट होगा तो हमेशा दो कंपोनेंट बनाएगा। सपोज यहाँ टिल्ट होगा तो यहाँ और यहाँ आएगा, यहाँ टिल्ट होगा तो यहाँ और यहाँ कंपोनेंट हमेशा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, तो हिंज सपोर्ट में आपका हमेशा एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगा। हमेशा एक टिल्ट जब भी अपनी जगह से टिल्ट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी कि टिल्ट हो सकता है, तो हमेशा दो कंपोनेंट बन जाएंगे इसके। हमें कैसे पता चलेगा दो कंपोनेंट लग ही रहे हैं? लोडिंग के हिसाब से हम रिजॉल्व कर लेंगे। हमने अभी एक क्वेश्चन में जैसे अलोंग हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व अलोंग वर्टिकल किया था, तो इसमें वैल्यू पता चल जाती है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कि वर्टिकल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट है आपका रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, अच्छा वजह रोलर सपोर्ट कैसा होता है? रोलर सपोर्ट को मैं इसी बीम में बना देता हूँ। देखिए इस तरह से रोलर लगता है, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये इस तरह से रोलर बीच में लगे हुए हैं। ये रोलर क्या करते हैं? ये रोलर अपनी जगह पे घूमते हैं। जब ये रोलर अपनी जगह पे घूम सकेंगे तो इसका मतलब ये जो आपका रोलर सपोर्ट है ये अपनी जगह से क्या हो सकता है? डिस्प्लेस हो सकता है। जब ये रोलर घूमेंगे तो ये रोलर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर ये डिस्प्लेस हो गया, सपोज ये रोलर यहाँ आ गया, अगर ये रोलर सपोज यहाँ पर आ गया, तो मैं पूछूँ आपसे इरेक्शन फोर्स कहाँ लगाएगा? तो इरेक्शन फोर्स यहाँ लगाएगा, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे कांटेक्ट होगा। यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा तो यहाँ लगेगा, यहाँ पर अभी यहाँ लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि रोलर में ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक ही रिएक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर? जैसे कि सपोज अगर ये प्लेन को मैं इस तरह से इंक्लाइन कर दूँ, प्लेन को इंक्लाइन कर दूँ और ये रोलर में लगा दूँ, तो रोलर हमेशा इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर एक ही रिएक्शन फोर्स लगाएगा। हाँ, सॉल्व करने के लिए इस अगर मान लो इसको जैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर और भी कोई लोडिंग वगैरह दी हुई है और आप मोमेंट वगैरह निकाल रहे हो, तो इसके दो कंपोनेंट बना सकते हो इस आर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सॉल्व करने के लिए। लेकिन रिएक्शन के हिसाब से मैं बताऊँ आपको कि जब आप एक फोर्स लगाएंगे, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो रोलर में हमेशा एक ही रिएक्शन फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर? सर इसमें भी एक ही फोर्स लग रहा था, हाँ एक ही फोर्स लग रहा था, लेकिन ये हमेशा वर्टिकल लगता है। सिंपल सपोर्ट जो है वो सिंपल टाइप का सपोर्ट है जो हम किसी भी बीम में या किसी भी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन रोलर सपोर्ट जो है वो अपनी जगह से क्या हो सकता है? डिस्प्लेस हो सकता है। ये डिस्प्लेस नहीं हो सकता अपनी जगह से, ये पॉइंट पे ही लगता है, लेकिन ये ट्विस्ट भी नहीं होता। जिस तरह से हिंज ट्विस्ट होता है, हिंज ट्विस्ट हो सकता है, अपने आप को ट्विस्ट कर सकता है फोर्स को, लोड को बैलेंस करने के लिए। ये डिस्प्लेस हो सकता है अपनी जगह से, यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस होता है। ठीक है ना? रोलर एक्चुअली में रोलर और हिंज का जो कॉम्बिनेशन है वो इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे ये बीम, सपोज इस बीम में हर मटेरियल में कुछ ना कुछ अमाउंट की इलास्टिसिटी होती है। अब सपोज उसमें लोड लग रहा है, आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर तैयार किया, उसमें आपने लोड लगाया, है ना? लोड लगेगा, सपोज ब्रिज है, ब्रिज में से गाड़ी निकल रही, लोड लगेगा, तो ये मटेरियल थोड़ा सी इलास्टिसिटी के कारण डिफॉर्म होगा। अब इस डिफॉर्मेशन को
अगर आप जगह नहीं दोगे, क्योंकि ये तो जगह नहीं दे रहा, सपोज यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण यहाँ पर इसने अपने आप को टिल्ट कर लिया, एक रिएक्शन फोर्स लगा दिया, रिजिडिटी फॉर्म कर दी। अब ये भी अगर मान लीजिए यहाँ से रिजिडिटी फॉर्म कर देगा, इस तरह से और टिल्ट हो जाएगा, इस फॉर्म को पूरा बैलेंस कर देगा और इसको डिफॉर्मेशन होने का थोड़ी सी भी जगह नहीं देगा, तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये जो आपका रोलर है क्या करता है, अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है यहाँ या यहाँ, तो ये जो है आपका अगर डिफॉर्म होना चाह रहा है तो उसको थोड़ी सी जगह मिल जाती है एक्सपांड होने के लिए, इसलिए हम रोलर का कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ये इसके मतलब मैं आपको यूज बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आया। सिंपल सपोर्ट में एक रिएक्शन लगता है, हिंज में हमेशा उस जगह से टिल्ट हो सकता है, दो कंपोनेंट बन जाते हैं। रोलर में भी एक ही रिएक्शन लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन रोलर जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकता है। क्लियर, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट मैंने न्यूमेरिकल में आपको बताया था, जब भी कोई बीम फिक्स्ड है, ये देखिए बीम है, सपोज ये फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड कंडीशन को इस तरह से बनाता हूँ। सपोज ये व्हील्स वॉल से फिक्स्ड है। फिक्स्ड का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि ये सपोज बीम है ये, और ये अपनी जगह से फिक्स्ड है। इसका मतलब इसमें जो फोर्स लग रहा है, ना ही इसको अंदर इंसर्ट कर पा रहे हैं, ना ही इसको डाउनवर्ड बेंड कर पा रहे हैं। नीचे भी यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो कि इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है, इस बीम को नीचे नहीं मूव होने दे रहा है। और एक अगर कोई फोर्स इसके थोड़ा सा आगे है ना, जैसे सपोज मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ कोई फोर्स लग रहा है जिस कारण ये ऐसे घूम सकता है, तो उसको घूमने भी नहीं दे रहा अपनी जगह पे, ना इधर ना उधर, कहीं घूमने भी नहीं दे रहा है, रिजिडली टाइट करके रखा हुआ है। तो इस टाइप के सपोर्ट को हम फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। तो जब भी फिक्स्ड सपोर्ट कहीं पर लगता है तो हमेशा उस बीम में आप यहाँ पर जब रिएक्शन फोर्स लगाएंगे तो हमसे कौन कौन से रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया, एक वर्टिकल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर RH लगाएंगे ना, जो इंसर्ट नहीं होने देगा, और एक कपल लगाएंगे हमेशा। कपल की बात अपने लास्ट क्लास में की थी, ठीक है ना। तो हमेशा एक कपल लगाएंगे जो कि मोमेंट क्रिएट करेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि फोर्सों के कारण आ रहा है, ताकि उसको बैलेंस कर पाए। क्लियर। अच्छी वैल्यू होगी कि नहीं होगी ये बात कर चुके हैं, जब भी अपन इसको सॉल्व करते हैं तब पता चल पाता है कि इनकी वैल्यू जीरो है कि नहीं। बाकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद में समझ में आया करेगा कि एक्चुअली मूवमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ओरिएंटल फोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इनिशियल स्टेज के लिए बता रहा हूँ कि अपन क्या करते हैं, इनिशियली रिएक्शन अपन लगाते हैं और फिर सॉल्व करके देखते हैं और वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सपोर्ट्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा, जो कि लास्ट क्लास में अपन ने कपल डिस्कस किया था, तो हो सकता है बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि कपल और मोमेंट। सो कपल अभी मैंने जैसे बताया है कि एक मोमेंट, कपल जो है एक मोमेंट क्रिएट करता है। क्लियर, कपल एक मोमेंट क्रिएट करता है जो कि उसको टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करा सकता है, इसको हम रेसिस्ट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कपल लगाते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर कपल और मोमेंट बच्चों को डाउट होता है, और बेसिकली टॉर्क में वो डाउट होता है, तो ये चीज़ अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंट, तो मोमेंट देखो बच्चों, मोमेंट जो है वो मूवमेंट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, किसी बॉडी का मूवमेंट क्रिएट करता है, मूवमेंट जनरेट करता है, जिसको हम टर्निंग टेंडेंसी बोलते हैं। और मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट हो सकता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट। सपोज अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट मैं क्या कर सकता हूँ, मूवमेंट निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, और ये मूवमेंट क्रिएट करता है। मतलब जैसे मान लो ये आपका शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे सपोज ये फोर्स लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। जैसे इसका मैं ये साइड व्यू बनाऊँ, है ना, ये इसका साइड व्यू है सपोज, है ना। तो ये साइड व्यू आपको ऐसा दिखेगा, ये गोला दिखेगा, ये गोला। तो देखिए सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पर साइड में कोई फोर्स लग रहा है, इसके ये फोर्स सपोज ये लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स और मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ r, तो F इंटू आर क्या है, अब ये F इंटू आर को हम टॉर्क भी बोलते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर ये जो है, ये एक फोर्स जो है ये क्या कर रहा है, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। पर्टिकुलर अगर मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रोइड के अबाउट, तो ये यहाँ पर आप इसको मूवमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसको टॉर्क बोलना सही क्यों होगा, मैं अभी इसको क्लियर कर दूंगा, इसको टॉर्क बोलना क्यों सही होगा। लेकिन है एक तरह से एफ इंटू आर ये मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन अभी मैं एक चीज और बताता हूँ, जैसे कपल की बात करते हैं, नेट कपल की बात करते हैं, तो कपल में क्या है, टू फोर्सेस लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर एक फोर्स और लगा दिया मैंने, यहाँ बात कर लेते हैं, ये मैंने फोर्स यहाँ पर ये मैंने लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया डिस्टेंस का डायमीटर है सपोज, इसको यहाँ लगा देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो कपल लग रहा है, ये जो कपल लग रहा है, अब देखिए यहाँ उंगली से लगा रहा हूँ अंगूठे से, तो ये जो कपल लग रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। इसमें देखिए ये जो अंगूठा है ये अपवर्ड फोर्स लगा रहा है और ये जो उंगली है मेरी डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, तो ये कपल लग रहा है। तो कपल के कारण हो क्या रहा है बच्चों, बताओ कपल के कारण क्या हो रहा है। कपल के कारण ये रोटेट कर रहा है, मोमेंट के कारण सिर्फ एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन कपल के कारण क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो जब भी ये रोटेट करता है कपल के कारण, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी यही होता है एफ इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिफरेंस क्या होगा मोमेंट और टॉर्क में। मोमेंट जो है, देखिए मोमेंट जो है वो किसी पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं अपन, जैसे सपोज यहाँ सेंटर के अबाउट मैंने बोला इसका मोमेंट, लेकिन एग्जैक्टली इसको टॉर्क बोलना क्यों सही होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। जब भी कोई चीज रोटेट करती है, कपल के कारण क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल इफेक्ट, या रोटेशन जनरेट होता है, रोटेशन प्रोड्यूस होता है, रोटेशन प्रोड्यूस्ड या जनरेट, रोटेशन प्रोड्यूस्ड मतलब कपल जब किसी में एक्ट करता है तो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होता है। उस रोटेशन, जब भी रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। फॉर्मूला ऑल्दो सेम है मोमेंट और टॉर्क का, लेकिन जब किसी में मोमेंट लगता है तो सिर्फ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ना कि एक फोर्स। अगर मैं इसमें एक फोर्स लगा दूं तो क्या होगा, ये हल्का सा टर्न कर जाएगा, रोटेट नहीं करेगा। रोटेट करने के लिए यहाँ से भी एक फोर्स लगना जरूरी है, जिसको हम कपल बोल रहे हैं। और एक डिफरेंस आप जानना चाहते हैं तो देखिए, जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क हमेशा किसी एक्सेस के अबाउट लगेगा। कोई चीज अगर घूम रही है, जैसे मैंने इसकी बात की, तो मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली इसको टॉर्क बोलना क्यों सही होगा, इसको इसलिए बोलना टॉर्क सही होगा कि अगर मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ तो ये देखिए ये एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, लेकिन मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट भी निकल सकता है। जैसे सेंटर के अबाउट मैंने एक मूवमेंट बता दिया, एक मूवमेंट सपोज में यहाँ पर यहाँ फोर्स लगा दो तो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन जब भी टॉर्क की बात करेंगे तो सपोज अगर मैं इसको घुमाता हूँ, ऐसे करके घुमाता हूँ, तो अभी इस सेंटर एक्सेस के अबाउट घूम रहा है, एक्सेस के अबाउट घूम रहा है। तो जब भी हम टॉर्क की बात करते हैं तो वो किसी एक्सेस के अबाउट होता है, रोटेट करता है, ठीक है ना। जब उसमें कपल लगना चाहिए, लेकिन है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने चाहिए, तब वो क्या होता है, टॉर्क। और जब किसी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी पॉइंट के अबाउट, तो क्या कहलाता है, मोमेंट। क्लियर। तो डिफरेंस होता है मोमेंट, कपल और टॉर्क में। ऑल्दो ट्विस्टिंग मूवमेंट, जैसे यहाँ पर जो मूवमेंट मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर ये मूवमेंट निकाल रहा हूँ, तो ये इसको क्या कर रहा है, एक तरफ से हल्का सा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ट्विस्ट कराने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर इसके रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ट्विस्ट कराने की कोशिश कर रहा है। ये जो ट्विस्टिंग, इसको ट्विस्टिंग मूवमेंट भी बोलते हैं, टॉर्क को ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो देखिए यहाँ टॉर्क में भी क्या आ रहा है, ये टॉर्क में भी ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट नाम का टर्म आ रहा है। इसलिए यहाँ पर मैं इसको मूवमेंट इसके अबाउट बोलूँ तो ये क्या बोलूँगा मैं, ये मूवमेंट लग रहा है इसमें सेंट्रोइड के अबाउट, लेकिन टॉर्क बोलना क्यों सही होगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। क्लियर। क्योंकि कपल एक्ट करने लगा है, कपल एक्ट करेगा तभी कोई चीज रोटेट करेगी, मूवमेंट के कारण सिर्फ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा।